अपनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अपर जिला न्यायाधीश भोपाल श्री संदीप शर्मा जी। शर्मा जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी दूसरे मेहमान हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भोपाल श्रीमती दिशा नागवंशी जी। दिशा जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारे घर के जो बड़े होते थे, जो घर के मुखिया होते थे, वो घर की शान हुआ करते थे और उनकी लंबी उम्र की कामनाएं की जाती थी। पर वक्त बदला, सोच बदली, स्थितियां बदली और स्थिति यहाँ तक आ गई कि कहीं ना कहीं वो उपेक्षित होने लगे और ये उपेक्षा इतनी बढ़ गई कि उनके लिए कहीं वृद्धाश्रम में जगह तलाशी गई, कहीं उनके लिए कानून बनाना पड़ा। ये स्थितियाँ क्यों आई और कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा एक कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 1800-233-0040, 0755-266-0049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कानून बना है ये क्या है और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, अभिभावकों के लिए। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा जी कि भारतीय परिवेश में संयुक्त परिवार की एक प्रणाली थी। जी जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम हमारे इंडियन सोसाइटी में है, ऐसा सिस्टम पूरे वर्ल्ड में कहीं प्रवेल नहीं करता। उस जॉइंट फैमिली प्रणाली में, संयुक्त परिवार की प्रणाली में वरिष्ठों को बहुत अत्यधिक सम्मान दिया जाता था, उनकी बहुत अधिक देखभाल की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया, समाज हमारा प्रगतिशील होता गया, वैसे वैसे कई बार वैचारिक मतभेदों के कारण या कई बार बिना चाहे अनचाहे कारणों से, रोजगार के कारण परिवार के सदस्यों को अलग होना पड़ा, तो हम संयुक्त परिवार प्रणाली से एकल परिवार की तरफ बढ़ते चले गए। उस एकल परिवार के होने के कारण जो घर में हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनकी उपेक्षा कई बार वैचारिक मतभेदों के कारण या किसी अन्य प्रकार से होने लगी। तो वो उपेक्षित ना रह जाएं, इसके लिए विधायिका ने पहले से ही बहुत सारे प्रावधान किए हुए थे। सेक्शन 125 सीआरपीसी में प्रावधान था, लेकिन वो इतनी समस्याएं इतनी जटिल थी कि कोर्ट में जाना पड़ता था, एक्सपेंसिव थी, टाइम टेकिंग थी। तो इसलिए इस बदलते परिवेश में जो समस्याएं हमारे बुजुर्गों के लिए आ रही थी, उनको उनका भरण पोषण सुचारू रूप से हो, त्वरित रूप से हो, इसलिए विधायिका को ये कानून बनाना पड़ा। इसमें मेंटेनेंस का प्रोविज़न दिया गया। जैसे हमें पता है कि मेंटेनेंस का मतलब रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं है जी। मेंटेनेंस का मतलब रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा है। तो इसलिए हमें एक विशेष परिस्थिति को टैकल करने के लिए एक विशेष कानून 2007 में हमारी विधायिका ने ये बनाया है। शर्मा जी, आपने बहुत अच्छे से जो परिस्थितियां बदली उन पर प्रकाश डाला और कानून क्यों बनाना पड़ा, बहुत अच्छे तरह से आपने इस पर हमारे दर्शकों को जानकारी दी। दिशा जी, जैसा कि अभी शर्मा जी ने बताया कि कानून क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि आप इस तरह के केसेस डील करती हैं, आपके क्षेत्राधिकार में इस तरह के प्रकरण आते हैं, तो यदि कोई इस कानून के अंतर्गत कोई केस लगाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, कोई भी जो वरिष्ठ व्यक्ति है जो 60 वर्ष से ऊपर है जी, अगर उसे लगता है कि उसके विधिक वारिसान या उसके बच्चे और ऐसे व्यक्ति जो निसंतान हैं, उनके ऐसे वारिसान जो उनकी संपत्ति में उनके बाद हिस्सा प्राप्त करेंगे जी, वो संबंधित अभिकरण के यहाँ अपने आवेदन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में जितने भी एसडीएम्स हैं जी, उनको जिला अभिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है और जो संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय हैं, उनको भरण पोषण अधिकारी पदाभिहित किया गया है। तो आप चाहें तो जो संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं या आप अपने एसडीएम ऑफिस में जाकर वहाँ पर भी आवेदन लगा सकते हैं कि आपके जो बच्चे हैं या आपके पोता पोती हैं जो वयस्क हों। अवयस्कों पर ये नियम लागू नहीं होता है। जो वयस्क पुत्र पुत्री हैं या आपके पोता पोती हैं, अगर आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं और निसंतानों की दशा में आपके जो दत्तक पुत्र पुत्री हैं और दत्तक पौत्र पौत्री हैं, उन पर भी आप ये दावा लगा सकते हैं। जी दिशा जी, इस बीच एक कॉलर लाइन पे आ गए, हम उनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा, उत्तर प्रदेश बाराबंकी गांव मेरा बसोली पता। मैं जानना चाहता हूँ जिनके घर में वो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनकी जैसे जब जमीन या ऐसी चीजें जैसे लड़कों के नाम नहीं आ जाती उसके पहले उसको सेवा करते हैं, और जब उनकी जब जमीन और पैसा सब पा जाते हैं तो उनकी सेवा नहीं करते, तो ऐसे नागरिक को किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान हो?
नंद स्वरूप जी, आप हमारे इस कार्यक्रम के नियमित दर्शक हैं, बहुत अच्छी समस्याएं उठाते हैं इस मंच से। संदीप जी, आपने सुना होगा। देखिए मैडम, इस प्रॉब्लम के लिए जी। सेक्शन 23 इस एक्ट में प्रोविज़न किया गया है जी। और मुझे लगता है कि विधायिका ने ये जो एक्ट बनाया है, ये जो सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जी। और क्योंकि यदि किसी बुजुर्ग ने अपनी कोई संपत्ति अपने बच्चों के नाम या वारिसान के नाम ट्रांसफ़र कर दी है, चाहे गिफ्ट से कर दी है, जो सेक्शन ने वर्ड यूज़ किया है और अदरवाइज वर्ड यूज़ किया है, गिफ्ट और अदरवाइज, तो दिक्कत ये होती है कि जब तक जैसे हमारे दर्शक का सवाल है कि प्रॉपर्टी आने से पहले वो खूब सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी उनके नाम होती है वो सेवा करना बंद कर देते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सेक्शन 23 है। सेक्शन 23 में कोई भी बुजुर्ग यदि उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी सेवा देखभाल करना बंद किया जा रहा है, तो सेक्शन 23 में वो आवेदन लगा सकते हैं और वो जो गिफ्ट डीड है या कोई और भी ट्रांसफ़र हुआ है, उस ट्रांसफ़र को कैंसिल करने की पावर ट्रिब्यूनल के पास है। इस सेक्शन का यूज़ करके वो ट्रिब्यूनल उस ट्रांसफ़र को कैंसिल कर सकता है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये विधायिका का इतना शानदार प्रोविज़न है, नहीं तो किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराने के लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, टेक्निकल है, पैसा खर्च होता है। लेकिन ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि मात्र एक आवेदन से किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को वो कैंसिल कर सकते हैं। तो इस सेक्शन का यूज़ करके ऐसे कोई भी बुजुर्ग इस सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल के पास एम्पल पावर है। नंद स्वरूप जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर किसी के साथ इस तरह की कोई घटना होती है कि उनके बच्चे या उनके जो भी लीगल हेयर्स हैं, वो लोग उनसे संपत्ति ले लेते हैं और उसके बाद वो उनको नहीं देखते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, उपेक्षित छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी संपत्ति वापस प्राप्त कर सकते हैं। उनको सिर्फ एक आवेदन देना होता है एडीएम के यहाँ, एडीएम कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, और उस एसडीएम कार्यालय में सिर्फ उनके उस आवेदन पे ही कार्रवाई की जाकर और वो कैंसिल की जा सकती है। जो भी रजिस्ट्री हुई है या जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, वो सारी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। दिशा जी, आपने थोड़ी देर जब हम कॉलर का सवाल ले रहे थे उसके पहले ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति इसमें जिम्मेदार हो सकता है। वो दत्तक पुत्र भी हो सकते हैं, दत्तक पुत्री भी, और जो भी उसके हित रखते हैं। तो उसमें और कौन कौन लोग शामिल होते हैं जिन पर दायित्व डाला जा सकता है ब्लड रिलेशन के अलावा? देखिए, ब्लड रिलेशन के अलावा अभी ये मसौदा तैयार हो रहा है जिसमें जल्द ही बहुओं को, दामादों को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो अभी शामिल किए गए हैं वो वयस्क पुत्र पुत्री और वयस्क पोता पोती, उनको शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर कोई बुज़ुर्ग हैं और अगर वो अशक्त हैं, स्वयं नहीं आ सकते हैं, जो जिलाभिकरण है जो एसडीएम की अध्यक्षता में है और एसडीएम ऑफिस में संचालित होता है, तो वो चाहे तो किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी संगठन के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। जी, इस बीच एक और कॉलर लाइन पे हैं। कमल जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्कार जी। हेलो, बताइए, अपना सवाल बताएं, हम सुन रहे हैं आपको। मेरा सवाल ये है कि जो लोग जिनके कुछ बच्चे नहीं होते हैं और वृद्ध होते हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए अपन कोई ऐसा छोटा सा संस्था कुछ खोल सकते हैं? कहाँ छोड़ सकते हैं? अपन अपने स्तर पे छोटा सा एक ऐसा मतलब खोले कि कुछ अपने आसपास के वृद्ध लोगों की सेवा कर पाए। जी जी, देखिए, ये सवाल इस कानून से संबंधित तो नहीं है, पर फिर भी हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे। यदि आप अपने आसपास के लोगों के लिए कोई भी सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो आप उसमें स्वतंत्र हैं। जहां तक हम एक्ट की बात करें तो एक्ट में खुद में प्रोविज़न दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन डाला गया है कि वो ओल्ड एज होम खोलें। जब सरकार किसी ओल्ड एज होम को खोलती है तो सरकार की तरफ से उसमें फंडिंग की जाती है, सरकार की तरफ से उसकी देखरेख की जाती है। तो उस पर्टिकुलर एरिया के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उस ओल्ड एज होम में जा सकते हैं। यदि आप अपने स्तर पर कोई सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। जहां तक एक्ट की बात है, एक्ट में विधायिका ने सरकार के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाला है कि सरकार अपने एरिया के हिसाब से, बड़े बुजुर्गों की संख्या के हिसाब से प्रॉपर ओल्ड एज खोलें, ताकि बड़े बुजुर्ग, ऐसे बड़े जो बुजुर्ग जिनका देखरेख करने वाला नहीं है, तो वो सरकार द्वारा संचालित ओल्ड एज में जाकर उनका जीवन यापन हो सके। दर्शकों, हम आपको बता दें कि अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा पे वापस आएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। Temperatures up to 93 degrees, does not give in to fire, provides the smoothest inner surface, remains environmentally friendly, fights extreme weather conditions. With a combined experience of 90 years and still keeping it stylish. Pinolex FlowGuard Plus, pipes and fittings for residential, commercial and industrial use.
दर्शकों, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम पर। आइए चर्चा आगे जारी रखते हैं। एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अपर जिला न्यायाधीश भोपाल श्री संदीप शर्मा जी। हमारी दूसरी मेहमान है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीमती दिशा नागवंशी जी। इस बीच एक कॉलर हेमराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए हेमराज जी, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैडम जी, मैं नमस्कार। हेमराज बकोरिया राशि नाम से बात कर रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका। मेरा सवाल है कि सर, जो बुजुर्ग है उनके अगर कोई भी बाल बच्चे नहीं हैं और वो अपने भाई भैया के साथ रहना चाहते हैं, या फिर उनके जो भी रिश्तेदार हैं जैसे चाचा हुआ या फिर जीजा जीजी हुए उनके साथ रहना चाहते हैं, तो वो रखने से मना कर देते हैं, जी। तो फिर कौन सा मतलब उनके पास कानून का सहारा लेना कोई वो तो बताया जाए। जी, बहुत अच्छा सवाल है मैडम, आप बताना। देखिए, मैं इसमें जैसे आपको मैंने पहले कहा कि जो निसंतान बुजुर्ग हैं, अगर उनकी संपत्ति जो भी वैधिक वारसान जो भी उनसे अर्जित करेंगे उनकी मृत्यु के पश्चात, उन सब का दायित्व बनता है कि वो उन बुजुर्ग की सेवा करें और उनका ध्यान रखें। अगर वो उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं और ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो भी इस कानून की परिधि में आते हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं या बुजुर्ग हैं वो उन पर दावा कर सकते हैं। दिशा जी, आपने बताया कि मैं संदीप जी, इसमें सप्लीमेंट करूंगा। जी, तो बिल्कुल। एक्ट ने ही चिल्ड्रन और रिलेटिव की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। जी। यदि चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन की डेफिनेशन में जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, और रिलेटिव में भी वो रिलेटिव हैं जो लीगल हियर्स हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, जो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। यानी उनके मरने के बाद यदि प्रॉपर्टी किसी रिलेटिव को जा रही है तो ये इम्प्लीकेशन, ये ऑब्लिगेशन उन रिलेटिव के ऊपर बनता है। एक्ट ने प्रोविजन डाला हुआ है कि यदि वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं तो वो उनकी देखभाल करने के लिए बाध्य हैं इस कानून के अंतर्गत। जी, ये तो एक प्रोविज़न हुआ। पर अगर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, कि पेरेंट्स में नहीं है, और उसके बाद अगर उनके साथ कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं तो फिर किसके ऊपर लायबिलिटी आएगी? देखिए, बात प्रॉपर्टी या उसकी नहीं है, बात उसकी है कि जो भी निसंतान व्यक्ति है, जी। अगर उनके जो भी विधिक वारिसान हैं, जी, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, उनकी मृत्यु के बाद जो पहली लाइन में उनके सबसे निकट संबंधी कौन से हैं, रक्त संबंधी, जी। उन सबके ऊपर ये कानून उनको बाध्य करता है कि वो उनकी सेवा करें और उनकी देखभाल करें। जी। संदीप जी, जैसा कि ये कानून बनाया है और इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, आपको क्या लगता है कि इसके आने के बाद समाज में कितनी सुरक्षा मिली है जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं और माता पिता हैं उनको, और क्या बदलाव आया है? देखिए, निश्चित रूप से सुरक्षा तो मिली है, क्योंकि यही मेंटेनेंस के लिए पहले बड़े बुजुर्गों को सिविल कोर्ट जाना पड़ता था, जहां पर खर्चा होता था, एडवोकेट्स अपीयर होते थे, टेक्निकल ग्लिचेस में उनका प्रकरण फंसता था। अब मात्र एक आवेदन देने पर ही उनका त्वरित निराकरण होता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, बाकी सभी प्रावधानों में पक्षकार के ऊपर ये स्वतंत्रता होती है कि वो किसी भी अधिवक्ता के थ्रू अपना मैटर लगाए या ना लगाए। ये एक ऐसा प्रावधान है, इसमें सेक्शन 17 में क्लियरली एडवोकेट को बार्ड किया गया है कि इस मैटर से रिलेटेड किसी भी प्रोसीडिंग में एडवोकेट अपीयर ही नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी पक्ष से जब एडवोकेट अपीयर नहीं होगा, कोई भी बड़े बुजुर्ग कोई आवेदन लगाते हैं तो वो टेक्निकलिटीज ग्लिचेस में जाकर लिंगर ऑन नहीं होता, और ट्रिब्यूनल हमारे बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से बदलाव तो आया है। जहां तक बात जानकारी की है तो एक्ट में ही प्रोविजन किया गया है कि इसकी प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। चूंकि ये 2007 का एक्ट है, अभी 10-11 साल हो चुके हैं, इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। ट्रिब्यूनल में भी बहुत सारे पक्षकार प्रकरण लंबित होने लगे हैं, तो इसके फायदे हमें आगामी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से इसे बनाया गया है तो समाज में एक बड़ी क्रांति तो आई है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो माता पिता हैं, वो एक असुरक्षा की भावना से तो बाहर आए हैं और उनके लिए एक बहुत सुलभ न्याय व्यवस्था की गई है। दिशा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस कानून के अंतर्गत अगर कोई आदेश पास होता है उसमें दंड का क्या प्रावधान है यदि कोई अपने पेरेंट्स को नहीं रखना चाहता है और उन्हें परेशान करता है, या कोई भी वरिष्ठ नागरिक को, तो दंड का क्या प्रावधान किया गया है इसमें? देखिए, अब जो माता पिता की लाइबिलिटीज़ है वो बच्चों पर और उनके पोते पोतियों पर डाली गई है। अगर कोई बच्चा, या यहाँ बच्चे से आशय मेरा पुत्र और पुत्री दोनों से, अगर वो अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, उन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो इसमें जो ट्रिब्यूनल जो एसडीएम की अध्यक्षता में बना हुआ है
वो पहले सुलह कराने की कोशिश करता है, और जब सुलह नहीं हो पाती है दोनों पक्षों में, तब वो उसमें आदेश पारित करता है। इसमें 3 तरह की चीज़ें हम करते हैं। उसमें यह है कि पहले तो वो अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह उनका भरण पोषण निर्धारित कर सकता है, अगर माता पिता की स्वतंत्र आय नहीं है जी, वो अपने भरण पोषण में सक्षम नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर जो पुत्र या पुत्री अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे हैं उसी घर में, और वह मकान अगर स्व अर्जित संपत्ति से बनाया गया है जी, तो माता पिता चाहें तो उन बच्चों को वहाँ से बेदखल कराने के लिए भी अभिकरण या ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं, और उसमें उनको बेदखली का भी जो प्रावधान है वो अधिकार हमारे एसडीएम्स को दिया गया है। तीसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए वो किराए का मकान भी है और किराया अगर बुजुर्ग दे रहे हैं तो उससे भी बेदखल किया जा सकता है। अगर माता पिता ने अपनी संपत्ति जीवित रहते हुए अपने बच्चों के नाम कर दी है जी, और बच्चे देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो उस संपत्ति को शून्य करने का भी अधिकार अभिकरण को दिया गया है। जी। संदीप जी, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि इस कानून में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस कानून का लाभ क्या लोग ले पा रहे हैं? कितनी अवेयरनेस है इस कानून को लेकर? अवेयरनेस तो जैसे मैंने अभी बताया कि अवेयरनेस काफ़ी हुई है और अवेयरनेस बढ़ते बढ़ते भी बढ़ेगी, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो काम पहले कोर्ट फीस फाइल करनी पड़ती थी, लिटिगेशन में जाना पड़ता था, सिविल कोर्ट के धक्के खाने पड़ते थे, वो काम मात्र एक एसडीएम के यहाँ आवेदन लगाने मात्र से होता है, और उस बड़े बुजुर्गों की तरफ से सेक्शन 18 में जो मेंटेनेंस ऑफिसर सरकार की तरफ से अपॉइंट होता है वो उनकी पैरवी करता है, और उनकी पैरवी करने के बाद केवल आवेदन लगा के किसी कोर्ट फीस का कोई खर्चा नहीं है, और टाइम बाउंड मैनर में ट्रिब्यूनल हमारे फैसला करते हैं, जैसा भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर होता है वो ऑर्डर पास करते हैं। जी, आपने बताया कि इसमें जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल है, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं वो स्वयं भी जाकर आवेदन लगा सकते हैं, किसी तरह की कोई टेक्निकलिटीज़ और बाकी चीज़ें नहीं हैं। अगर हम बात करें कि जो यहाँ के आदेश होते हैं, यदि उसको कोई चुनौती देना चाहे तो वो कहाँ दे सकते हैं? सेक्शन 18 में अपने आप में प्रोविज़न किया गया है एपिलेट ट्रिब्यूनल के लिए। सेक्शन 18 में बताया गया है कि एसडीएम ट्रिब्यूनल ने यदि कोई ऑर्डर पास किया है और कोई भी पार्टी उसको चैलेंज करना चाहती है, तो एपिलेट ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न इसी एक्ट में बनाया गया है। उस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाला गया है कि वो नोटिफाई करे। मध्य प्रदेश में नोटिफिकेशन हो चुका है, तो उस इलाके के जो डीएम जो होते हैं वो उस एपिलेट ट्रिब्यूनल को हेड करते हैं। कोई भी ऑर्डर जो एसडीएम ट्रिब्यूनल से पास है उसको चैलेंज कराने के लिए डीएम के यहाँ एपिलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 18 में बनाया गया है। डीएम उस ऑर्डर की वैधानिकता को देखते हुए, औचित्यता को देखते हुए एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करता है। जी, दिशा जी, यदि कोई व्यक्ति आदेश पारित होने के बाद भी उसका पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति इसमें उस आदेश का पालन कराने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर कोई भी बच्चा पहली स्थिति में अगर भरण पोषण नहीं कर रहा है, अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर रहा है जी, तो उसमें एसडीएम को या अभिकरण को अधिकार है कि वो उनको 3 माह तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों एक साथ कर सकता है। और मान लीजिए अगर अभिकरण ने कोई आदेश पारित किया है, उसको पालन करने के लिए 1 माह तक का समय सामने वाले पक्षकार को देता है। अगर सामने वाला पक्षकार 1 माह के भीतर उसका पालन नहीं करता है तो 1 माह तक का कारावास की सज़ा भी अभिकरण उनको दे सकता है। जी, दर्शकों, हम आपको बता दें कि अभी वक्त है फिर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा पे वापस आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Withstands temperature up to 93 degrees, does not give in to fire, provides the smoothest inner surface, remains environmentally friendly, fights extreme weather conditions. With a combined experience of 90 years and still keeping it stylish. Pinolex FlowGuard Plus, pipes and fittings for residential, commercial and industrial use. के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम पर। आइए चर्चा जारी रखते हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस कानून को बनाया गया है, इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं और इसमें और क्या संशोधन होने की गुंजाइश है?
देखिए, जहाँ तक अभी तक की स्थिति में है तो जो लॉ बनाया गया है वो परफेक्ट लॉ बनाया गया है। अभी तक इसमें संशोधन करने की उतनी आवश्यकता मुझे नहीं लगती। जो लगता है कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए। जब लोग इस पब्लिक में इस लॉ के बारे में जागरूकता होगी तो लोग इस कानून का फ़ायदा उठा पाएंगे। और दूसरी काम कि हमको ट्रिब्यूनल्स का जुरिस्डिक्शन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं पर यदि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ट्रिब्यूनल एक ही है, तो वो ओवरबर्डन्ड होते जाएंगे। तो उस केवल जो एक्ट है उसको हम बेटर वे से कैसे एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें, उस एस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी विधायिका ने बहुत अच्छा लॉ बनाया है, सारे एस्पेक्ट को सोचकर बनाया है। क्योंकि आप ये देखिए कि मेंटेनेंस के लिए पहले से सीआरपीसी में प्रोविज़न है, वो 1973 में है। लेकिन जैसे जैसे लॉ ने ग्रो किया, और लॉ एक डायनेमिक कंसेप्ट होता है, स्टैटिक नहीं, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉ बनता है। तो 2007 में जब विधायिका ने लॉ बनाया है, सारे एस्पेक्ट को सोच के बनाया है, तो लॉ में संशोधन करने की बजाय जो लॉ के प्रोविज़न है उनको हम इफेक्टिवली, इम्प्लीमेंटली, स्पीडी मैनर से यदि हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट है वो आएंगे, और जो विधायिका का पर्पस था, उद्देश्य था, वो हमारा फुलफिल हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बजाय लॉ में संशोधन करने के, इसके एग्जीक्यूशन पोर्शन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। दिशा जी, यदि किसी आदेश की अपील करना हो तो क्या उसके लिए क्या टाइम लिमिट तय की गई है, कितने दिनों में करना चाहिए? देखिए, इसमें 1 माह के भीतर जो है आप अपील अभिकरण में आप अपील कर सकते हैं। और ये जो अपील अभिकरण है, जैसा अभी सर ने बताया कि कलेक्टर या अपर कलेक्टर के अधीन ये अभिकरण कलेक्ट्रेट में स्थापित किए गए हैं। तो आप वहाँ पर अपनी अगर आप मान लीजिए भरण पोषण की जो राशि निर्धारित की गई है या जो अभिकरण ने आदेश किया है उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप वहाँ अपील कर सकते हैं। इसमें पहले अपील के लिए केवल एक ही पक्ष को मौका दिया गया था, पर अब दोनों पक्ष इसमें अपील कर सकते हैं। जी, आपने बताया कि पहले एक पक्ष को दिया गया था, तो क्या इसमें कोई अभी संशोधन हुए हैं या इसमें किसी तरह की कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिसमें कुछ निर्धारित किया गया है? क्या चीज़ है? देखिए, इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसमें बीच में प्रोविजंस किए थे जब उनके पास में सुनवाई के लिए गया था। तो उन्होंने इसमें अब ये कहा है कि अगर हम एक पक्षकार को ही अगर अपील करने का मौका देते हैं तो ये दूसरे पक्षकार के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। तो इसलिए दोनों पक्षों को इसमें अपील के समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जैसा सर ने बताया कि इसमें कोई भी अधिवक्ता किसी की पैरवी नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, अगर अपील नहीं की गई है और अगर सामने वाला पक्षकार उसका पालन नहीं कर रहा है तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि कारावास जो अभिकरण है उसको कारावास देने का अधिकार प्रदत्त है, और ये ये संज्ञेय अपराध है और ये गैर जमानती अपराध है, मतलब इसमें जमानत भी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है कि अगर मान लीजिए कोई उनके पक्ष में आदेश हुआ है और 1 माह के भीतर उसका पालन नहीं हो रहा है तो अभिकरण उसमें कारावास दे सकता है और इसमें जमानत भी नहीं होगी। उसके लिए अलग से एग्जीक्यूशन उनको फाइल करना होगी या अभिकरण की तरफ से ही कार्रवाई की जाती है? नहीं, देखिए, इसमें एग्जीक्यूशन के लिए उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर 1 माह के भीतर जो अभिकरण ने आदेश किया है उसका पालन नहीं हो रहा तो उनको एक आवेदन लगाना पड़ेगा अभिकरण के पास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिशा जी, आपने इस कानून के बारे में और जो प्रक्रिया है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। संदीप जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मानवीय पहलू और जो कानून की बारीकियां हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि कानून तो बने हैं और कानून सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि इस कानून के उपयोग की किसी को भी ज़रूरत ही क्यों ना पड़े। एक छोटी सी उम्मीद है जो हमारे माता पिता या वरिष्ठ नागरिक हमसे करते हैं, यदि हम उन उम्मीदों को पूरा कर दें तो यहाँ तक नौबत ही ना आए। और एक दिन सबको इसका सामना करना है, हमें भी उस उम्र में जाना है, आपको भी जाना है। कोशिश ये होना चाहिए कि ये चीज़ें घर के घर में ही रहें, कोर्ट तक या न्यायालय तक ये चीज़ें ना पहुँचें। आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।